नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के इस खास सीरीज बीएचयू कैप्सूल में। अभी तक आप लोगों के पास करंट अफेयर का एक लेक्चर, हिस्ट्री का 3 लेक्चर और ज्योग्राफी का 2 लेक्चर जा चुका होगा और आप लोगों ने उसे कंप्लीट भी कर लिया होगा। अब आपके सामने है नए सब्जेक्ट अर्थात रीजनिंग का नया लेक्चर। रीजनिंग आपको देने से पहले मैं आपको पिछले बार की भांति ही आपको फिर से 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। 5 क्वेश्चन क्यों? यह आपका टेस्ट है और आप इसे ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप इस पांचों क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी चूक होगी, क्योंकि आप अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हैं जब एग्जाम का मात्र 4 दिन और 5 दिन शेष बचा है। अब तक आपको इसके लिए सिंसियर हो जाना चाहिए। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन सुने, अपने कॉपी में उसका आंसर लिखें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील का क्या नाम है और भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी का झील का क्या नाम है और वो दोनों कहां स्थित है। पहला सवाल ये हुआ। दूसरा सवाल, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक और आरक्षित करने वाला राज्य कौन सा है, मतलब कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और किस राज्य में सबसे ज्यादा उसका भंडार है। तीसरा क्वेश्चन, गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। चौथा क्वेश्चन, भारत में मॉनसून प्रवेश करने के बाद सबसे पहले किस राज्य में आता है, भारत में मॉनसून सबसे पहले किस राज्य में आता है। और 5वां सवाल है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। इस 5 सवाल के आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें, तब मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूं रीजनिंग का। दोस्तों देखिए, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, यह प्रैक्टिस का चीज है। जो बच्चे हमारे यहाँ इनरोल्ड होंगे पहले से, उन्हें मैंने डिटेल से हर लेक्चर को बताया है और एक लेक्चर लगभग 1 से सवा घंटे का है। तो मैं आपको यहाँ आधा से 45 मिनट में उतने सारे वीडियो को कैसे कवर करूंगा आप खुद सोच सकते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे उनका रिवीजन जरूर करा दूंगा। वैसे सब्जेक्ट को जरूर, वैसे टॉपिक को टच करूंगा जिसे आसानी से समझा जा सकता है, आप आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं ऐसे ही टॉपिक को यहाँ पे टच करने जा रहा हूँ। मैं उसका बस हल्का सा एक आध एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको बस दिखाऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट लिया जाता है। रीजनिंग में अटेम्प्ट लेना बहुत बड़ी बात होती है, आप किस प्रकार उसको सोचना शुरू करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं, ज्यादा लाग लपेट ना लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, रीजनिंग में सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से बीएचयू में क्वेश्चन आना तय है। ब्लड रिलेशन में आपको क्वेश्चन 2-3 टाइप से पूछता है। ए बी सी करके पूछ सकता है, किसी को फोटो दिखा के पूछ सकता है, या फिर किसी के साथ संबंध जोड़कर भी पूछ सकता है। तो आपको अटेम्प्ट कैसे लेना है, आप 2 मेथड से बना सकते हैं, एक फैमिली ट्री बना के या फिर अपने माइंड में ही। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, बोल रहा हूं क्वेश्चन, आप उसे ध्यान से सुने। पी क्यू का भाई है। मैं जिस समय पढ़ा रहा था उस समय भी इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया था, लेकिन आगे आप देखें, कह रहा है पी क्यू का भाई है। जो पी है वो क्यू का भाई है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये क्या है, मेल है। उसके बाद कह रहा है कि एम क्यू की बहन है। एम है वो क्यू की बहन है, तीनों एक ही लाइन में, क्योंकि एक ही पीढ़ी की बात हो रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, एम क्यू की बहन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे मेल का फीमेल का इंगित हो रहा है। उसके बाद कह रहा है टी पी का भाई है। जो टी है वो पी का भाई है, तो इसका भाई हो गया टी, तो यहाँ पे टी पे ही पॉजिटिव साइन है। और क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो क्यू है वो किस प्रकार टी से संबंधित है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, पी क्यू का भाई है, पी है जो क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, एम जो है क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, टी पी का भाई, और क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। तो जो क्यू है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, जो क्यू है वो टी से किस प्रकार संबंधित है। इसमें ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है भाई, दूसरा ऑप्शन है बहन, तीसरा ऑप्शन है भाई या बहन कुछ भी, और चौथा ऑप्शन है क्या, माँ। तो आपको यहाँ पे समझना क्या है, इसमें आपको समझना यही है कि देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि क्यू जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि क्यू का जेंडर हमें नहीं मालूम है।
क्यू का जेंडर नहीं मालूम है, इसका अर्थ क्या हुआ, क्यू लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। तो क्यू तीनों सब एक ही जनरेशन में है, तो चारों भाई बहन है, तो भाई बहन तो कंफर्म है, लेकिन क्यू जो है ये कंफर्म नहीं है कि ये भाई है पी का या बहन है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यू जो है टी का भाई भी हो सकता है या फिर बहन भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट लेना है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को। आपको फैमिली ट्री बना लेना है, उसमें जेंडर पे विशेष फोकस करना है। जेंडर पे जब आप ध्यान देंगे तभी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपसे कह दे कोई फोटो को देखकर कि रमेश एक फोटो को देखकर कहता है कि उस फोटो में जो महिला है, रमेश एक फोटो को देखकर कहता है कि उस फोटो में जो महिला है वो मेरे माँ के सास की बेटी है, वो मेरे माँ के सास की बेटी है, तो रमेश का उस महिला से क्या संबंध है। अगर इस टाइप के सवाल दे तो देखिएगा, सबसे पहले रमेश के जगह अपने आप को रखिए, उस महिला के जगह किसी महिला को रखिए और देखिए कह क्या रहा है। रमेश उस महिला को देख के कि उस महिला को देखकर कहता है कि वो जो महिला है वो मेरे माँ के सास की बेटी है। तो माँ के सास मतलब क्या हुआ, माँ की जो सास हुई वो आपकी दादी हुई और दादी की बेटी क्या हुई, आपकी बुआ हुई। तो मतलब आप उस औरत से भतीजे के रूप में संबंधित है, वो आपकी क्या हुई, बुआ हुई। तो इस तरह से हमें क्या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोचना पड़ता है और ऐसे ही सिंपल सवाल बीएचयू में आता है। तो ब्लड रिलेशन में इस टाइप के सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक टाइप का सवाल आता है क्लासिफिकेशन का। अब जैसे देखिए क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अलग छांटना रहता है। आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें आपको कुछ ना कुछ अलग छांटना रहेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, एक क्वेश्चन है आपके पास, इसमें है कौवा, ठीक, एक ऑप्शन है इसमें क्या है, कौवा, चील, हंस और मोर, ठीक, ये है। इसमें कहेगा कि इसमें डिफरेंट कौन है, इन चारों में डिफरेंट कौन है। तो आपको यहाँ पे क्या है, आपके दिमाग का इस्तेमाल करना है, आपको खुद सोचना है कि इन चारों में डिफरेंस हम कैसे सोचें। कौवा देखिए ये भी पक्षी, चील पंछी, हंस पंछी, मोर पंछी। जब चार के चारों पंछी ही है, कोई अलग रहता है यहाँ पे तब तो उसे हम निकाल सकते थे, लेकिन हमें क्या करना होगा, कुछ और सोचना होगा इसके लिए कि और हम इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं। तो जैसे देखिए एक कौवा है ये भी उड़ सकता है, चील है ये भी उड़ सकता है, हंस है ये भी कुछ दूर तक उड़ सकता है, मोर भी उड़ सकता है। तो इससे भी डिफरेंस नहीं पता चल पाया। लेकिन देखिए डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कौवा जो है वो पानी में नहीं तैरता है, चील पानी में नहीं तैरता है, मोर पानी में नहीं तैरता है, सिर्फ हंस एक है जो कि पानी में क्या होता है, तैर सकता है। इस कारण इन चारों में डिफरेंस किसका है, हंस का। और हंस क्या है हमारा राइट आंसर, इसका इस तरह से ढूंढा जाता है। जैसे आपके सामने एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूं, 16, 36, 64, 82, आपके सामने ये भी क्वेश्चन है। आपसे कहेगा कि इनमें आप बताइए डिफरेंस, इनमें आप कौन सबसे अलग है। तो कौन सबसे अलग है ये बताने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो ये कैसे हम सोचेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 16 है, 16 भी 2 से डिविजिबल है, 36 ये भी 2 से डिविजिबल है, 64 ये भी 2 से डिविजिबल है और 82 वो भी 2 से क्या है, डिविजिबल है। लेकिन हमें क्या करना है, डिफरेंस खोजना है, सिमिलरिटी तो खोजना नहीं है, सिमिलरिटी तो हमें मिल रहा है, हमें डिफरेंस खोजना है कि इन चारों में से कुछ तो ऐसा क्लू है जो एक को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो यही आपको क्या करना है, इसमें सोचना है। तो इसमें सोचिए और कुछ हो सकता है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से अगर हम देखिए यहाँ पे 4 से इसका भी को डिवाइड करें, उससे ज्यादा बेहतर क्या होता है क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन है तब तो हम सोचेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। लेकिन अगर डिजिट में सवाल आए तो हम सबसे पहले ट्राई क्या करना है कि हमें जाना है किस पे, सम या इवन और ऑड पे जाना है। उसके बाद क्या जाना है, हमें स्क्वायर और क्यूब पे जाना है। जैसे देखिए ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 36 है, ये 6 का स्क्वायर है, 64 है वो 8 का स्क्वायर है, लेकिन 82 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि इन चारों में क्या, इन चारों में सिर्फ 82 है वो क्या है, सबसे अलग है।
इन चारों में 82 सबसे अलग है, बाकी सब किसी न किसी डिजिट का स्क्वायर जरूर है। इस कारण क्या हो जाएगा, इसे हम अलग कर सकते हैं। जैसे इसमें एक और टाइप का सवाल पूछा जाता है कि आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए एक सवाल है आपके सामने कि ABC, ठीक, DEF, यहां पे ये चारों आपके सामने रखा हुआ है। अब कहेगा कि इनमें आप डिफरेंस खोज के बताइए, इनमें कौन सबसे अलग है। तो इस टाइप का भी सवाल क्लासिफिकेशन में पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। इसे देखिए ABC 1 2 3 कंटिन्यू है, DEF ये भी अल्फाबेट के अनुसार कंटिन्यू है, GHI ये भी अल्फाबेट के अनुसार कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, JKL होना चाहिए था, लेकिन है क्या, JMN है। इस कारण क्या हुआ, ये इन तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमसे सवाल पूछा जा सकता है। इस बात को लेके आप गौर करेंगे। अब हम लोग जैसे देखिए इसमें एक और टाइप का सवाल हम रीजनिंग में आता है, आपके इंट्रेंस में आ सकता है, एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट इसमें क्या होता है, जैसे देखिए आपके सामने ये सवाल दे दिया 464 5 के साथ क्या होगा, ये इस टाइप का सवाल है। If 4 is related to 64 then what will be related of, मतलब 5 से क्या रिलेटेड होगा, 5 से क्या संबंधित है। अगर 4 से 64 संबंधित है तो देखिए 4 से 64 संबंधित है किस रूप में, 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर 5 का हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस टाइप से सवाल आ सकता है। उसी में देखिए अगर आपसे पूछ दे कि 2 is related to 7, if 2 is related to 7 then 6 is related to 5। अगर 2 से 7 संबंधित है तो 6 से क्या संबंधित होगा। तो इसमें ऑप्शन अगर दे दे आपको 40, दूसरा ऑप्शन दे दे 39, तीसरा ऑप्शन दे दे 50 और चौथा ऑप्शन दे दे 72, तब आपको निकालना रहेगा, तब आपको क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। अब जैसे देखिए 2 से 7 बहुत रूप से संबंधित है। कैसे, 5 जोड़ दीजिए तभी 7 पे पहुंच जाएंगे। तो 6 में अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या 11 ऑप्शन में है क्या, और 11 तो ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये क्या हो गया, ए से संबंधित नहीं है। अब देखिए 2 से 7 संबंधित का है, गुने 3 प्लस 1, 2 में 3 से गुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे तब भी 7 के पास पहुंच जाएंगे। तो 6 में अगर 3 से गुना करके 1 जोड़ दें तो हमारा 19 आएगा। 19 ऑप्शन में है क्या, 19 तो ऑप्शन में है नहीं, मतलब इस रूप से भी संबंधित नहीं है। हमको ऐसा खोजना है कि जो ऑप्शन में भी रहे और इससे रिलेटेड भी रहे। तो 2 से 7 संबंधित है। अब हम लोग कुछ और प्रयास करते हैं। जैसे देखिए इसमें कुछ और है, अगर हम 2 में 5 से गुना करें, घटाओ 3 कर दें तो 10 में से 3 गया क्या, 7 हो जाएगा। तो ऐसा है क्या, 6 गुने 5 माइनस 3, 6 5 के 30 में से 3 27, 27 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इस तरह से हमें सोचना है। लेकिन हम अटेम्प्ट कैसे लेंगे, इतना ज्यादा दिक्कत करेंगे तब तो हमारे पास टाइम ही इतना नहीं रहेगा। हमें सोचना क्या है कि 2 से 7 संबंधित है। मैं आपको पहले ही कहा कि सबसे पहले अगर हम स्क्वायर के पास जाएंगे तो इस टाइप के सवाल बनाने में आसानी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये भी तो है 7 तक पहुंचने का, इसका मतलब इस फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 7। इसी प्रकार अगर हम 6 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो कहां पे जाएंगे, 39 पे जाएंगे कि नहीं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल एनालॉजी टेस्ट में पूछ देता है। कभी कभी एनालॉजी टेस्ट में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे इंडिया है, भारत है, और यहाँ क्या है, लोकतंत्र, यहाँ क्या है, लोक, ऐसा कह दिया, भारत लोकतंत्र, इंग्लैंड
यहाँ पे क्या होगा? तो जैसे भारत लोकतंत्र से संबंधित है, इसी प्रकार इंग्लैंड किससे संबंधित है? तो भारत में लोकतंत्र है, तो अभी तक आपको मालूम होगा कि इंग्लैंड में वहां संसदीय राजतंत्र है। यहाँ क्या है? मूल रूप से राजतंत्र है, वहां राजा और रानी होती है, तो इंग्लैंड राजतंत्र से संबंधित है। तो एनालॉगी टेस्ट से इस प्रकार के भी सवाल वहां क्या हो जाता है? पूछे जा सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या हो जाएगा? तैयार रहना पड़ेगा। अब एनालॉगी टेस्ट के बाद हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम भी कभी कभी आपके एंट्रेंस में आ जाता है। वेन डायग्राम आपको मालूम होगा कि इसमें वेन के द्वारा आप 8, 9, 10 क्लास में पढ़े होंगे कहीं कि वेन डायग्राम में किस तरह से सॉल्व किया जाता है। मैं डिटेल से अपने लेक्चर में बताया हूं, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूं। जैसे आपसे कहेगा क्या कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे देंगे और आपको बताएगा इनमें कौन इसको सही रूप से इंगित करता है, कौन सही रूप से इसको इंडिकेट करता है। जैसे अगर आपके सामने दे दे पुरुष, पिता और डॉक्टर, पुरुष, पिता और डॉक्टर, आप इसे वेन डायग्राम के रूप में समझाइए। आप इसे क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम के रूप में समझाइए। तो वेन डायग्राम क्या होता है? बेसिकली एक सर्कल होता है। सर्कल क्या होता है? उसको इंडिकेशन करना रहता है। सर्कल में क्या करना रहता है? इंडिकेशन करना रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे पुरुष, पिता और डॉक्टर, इन तीनों में संबंध क्या है? जो पुरुष है वो तो पुरुष है, आप जान रहे हैं। पिता फिक्स है, एकदम जरूरी है कि वो पुरुष ही होगा। पिता जरूरी है कि वो क्या? पुरुष ही होगा। और डॉक्टर हम कंफर्म रूप से नहीं कह सकते हैं कि वो पुरुष हो है या महिला है। तो हम यहाँ पे कंफर्म है ये मेल तो है पहले से, पिता है तो ये मेल कंफर्म है, और डॉक्टर मेल या फीमेल है कंफर्म नहीं है। तो हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं पिता को यहाँ बना लिया, तो ये हमारे फादर को एक वेन डायग्राम में मैंने यहाँ पे रखा सर्कल में। पुरुष है तो ये तो जरूरी है कि ये इसके अंदर ही रहेंगे। ये अगर वेन डायग्राम किसका हो जाएगा? मेल का, पुरुष का वेन डायग्राम क्या है? ये है। पिता का क्या है? ये है। ठीक, पिता का वेन डायग्राम इनके अंदर ही रहेगा, इतना तो कंफर्म है। अब बाकी बचा डॉक्टर का। तो डॉक्टर हमारे पिताजी भी हो सकते हैं, और मेल भी हो सकता है, और मेल नहीं भी हो सकता है। तीनों कंडीशन है। डॉक्टर पिताजी भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, और मेल नहीं भी हो सकता है। तो इसका वेन डायग्राम इस रूप में बनेगा। अब देखिए ये किसको इंडिकेट कर रहा है? डॉक्टर को। अब देखिए डॉक्टर जो ये वाला क्षेत्र है इसमें इंडिकेट कर रहा है कि ना ये आपके पिता है ना ये मेल है, ये फीमेल हो सकती है। ठीक, ये जो एरिया है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मेल है, आपके पिता नहीं है। और ये एरिया ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके पिताजी भी हैं। तो तीनों कंडीशन को फुलफिल किया कि नहीं? इसी प्रकार आपको वेन डायग्राम सोचना पड़ेगा। जैसे देखिए एक और हम बात करते हैं कि वेन डायग्राम की। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेब, फल और सब्जी, एप्पल, वेजिटेबल और फ्रूट। एप्पल, वेजिटेबल और फ्रूट। अब देखिए एप्पल एक फ्रूट है, वेजिटेबल तो वेजिटेबल है, और फ्रूट है। तो सबसे पहले अगर हम फ्रूट को बनाएं, अगर ये वेन डायग्राम फ्रूट का है तो एप्पल तो इसके अंदर ही रहेगा। एप्पल क्या है? इसके अंदर ही रहेगा। और ये जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो मतलब ये इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। ये फ्रूट के अंदर एप्पल और वेजिटेबल उसके बाहर बगल में, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे भी रिलेशन आपके सामने आ सकते हैं। और अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए, और अगर हम एग्जांपल लें तो इंडिया, अमेरिका, चाइना, ये भी एक कंट्री है, ये भी एक कंट्री है, ये भी एक कंट्री है। सभी कंट्री एक दूसरे से किसी रूप में संबंधित नहीं है। ये भी अलग देश है, स्वतंत्र देश है, ये भी एक स्वतंत्र देश है, और ये भी एक स्वतंत्र देश है। तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? इस टाइप से इनका क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम बनेगा। तो ऐसे भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। जैसे देखिए और अगर हम सवाल करें तो इस टाइप से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आपको एक ही स्ट्रक्चर में
ये है त्रिभुज और ये है सर्कल। यहाँ पे त्रिभुज जो है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, सर्विस को, ये सर्विस वाले पीपल को इंडिकेट कर रहा है। ये जो है ये कर रहा है पुलिस वाले को, ये क्या है पुलिस वाले को, ये है सिविल सर्विस को, ठीक है, ये पुलिस वाले को इंडिकेट कर रहा है। और एक ये है ये लॉयर को इंडिकेट कर रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, लॉयर को इंडिकेट कर रहा है। अब आपको सामने है 1 2 3 4 5, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जो पुलिस वाला भी है, लॉयर भी है और सिविल सर्विस में भी काम करता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जो पुलिस वाला भी है, लॉयर भी है और सिविल सर्विस में भी काम करता है। तो देखिए हम पकड़ते हैं एक को, अगर हम पकड़े तो एक का एरिया यहाँ पे है, ठीक। एक का जो एरिया है ये वाला एरिया है, इसके इधर और इसके इधर। तो एक जो है वो पुलिस वाला ही सिर्फ है, ना तो ये लॉयर है और ना ही सिविल सर्विस में आता है। 2 है, ये पुलिस वाला तो है क्योंकि देखिए इस सर्किल के अंदर है, और लॉयर भी है लेकिन सिविल सर्विस में नहीं है। 4 जो है पुलिस वाला भी है, लॉयर भी है लेकिन सिविल सर्विस, ये जो 4 है ये पुलिस वाला तो है क्योंकि सर्किल के अंदर है, सिविल सर्विस में भी है लेकिन लॉयर नहीं है। 5 है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस में है, लेकिन जो 3 है वो देखिए वो सिविल सर्विस में भी है क्योंकि ट्रायंगल के अंदर है, पुलिस है क्योंकि वो सर्कल के अंदर है, और लॉयर है क्योंकि वो स्क्वायर के अंदर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इस टाइप से आपको वेन डायग्राम में सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको क्या करना है, बनाना है। अब देखिए वेन डायग्राम के बाद अगर हम बात करें तो कभी कभी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिक्शनरी भी आ जाता है, डिक्शनरी जैसे संबंधित सवाल आ जाते हैं। देखा जाता है कि डिक्शनरी से कैसे सवाल आते हैं। जैसे एक आपके सामने है, वर्ड दे देगा एप्पल, वेजिटेबल, टेबल, बॉक्स, आर्म्स। अब कहेगा कि ये इसको डिक्शनरी के रूप में सजाइए। तो डिक्शनरी के रूप में जैसे ही कहेगा तो आपको यहाँ पे समझना क्या है कि डिक्शनरी में किस प्रकार से वर्ड रखे जाते हैं। डिक्शनरी में सबसे आगे अल्फाबेट, सबसे जो पहले अल्फाबेट रहता है वो, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस टाइप से रखा जाता है। तो हम डिक्शनरी के सवाल में सबसे पहले फर्स्ट अल्फाबेट को देखेंगे, फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसको देखेंगे। सबसे पहले इस टाइप के सवाल में किसे देखेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट को। अब देखिए यहाँ पे ए है, भी है, टी है, बी है, ए है। तो हमको कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो यहाँ पे 5 है तो 5 पोजीशन पर कोई रहेगा, 1 2 3 4 5, ठीक, ये 5 पोजीशन पर रहेगा। तो पहला पोजीशन पर ए वाला ही रहेगा और दूसरा पोजीशन पर भी ए वाला ही रहेगा। इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगहों पे ए वाला ही रहेगा। बाकी जो भी टी और बी है वो 3 4 5 पे ही जाएंगे। अब ये इसमें 3 4 5 पे कौन जाएंगे वो भी हम अल्फाबेट के अनुसार ही देखेंगे। ए से बी, बी के बाद टी, टी के बाद बी। अगर आपको एबीसीडी आता होगा, आशा करते हैं आपको आता ही होगा, तो आपको मालूम होगा ए के बाद बी आता है और बी के बाद हम आगे बढ़ते हैं तब बी से पहले टी आता है और टी के बाद बी आता है। मतलब कि तीसरे पोजीशन पर बी वाला शब्द आएगा, चौथे पोजीशन पर टी वाला शब्द आएगा और 5वें पोजीशन पर भी वाला शब्द आएगा। इतना तो कंफर्म है। दूसरे पोजीशन पर ये आएगा, तीसरे पोजीशन, चौथे पोजीशन पर ये आएगा और 5वें पर ये आएगा। अब हमें रियल फाइट किसमें करना है, फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन के लिए, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर मैच कर गया है। तो फर्स्ट लेटर जब किसी का मैच कर जाए तो हमें सेकेंड लेटर की ओर बढ़ना चाहिए। सेकेंड लेटर में है, देखिए यहाँ पी है और यहाँ आर है। तो आप बताइए पहले पी आता है कि पहले आर आता है। तो पहले यहाँ पे क्या आता है, पी आता है। तो पहले जैसे ही पी आएगा तो हमें सबसे पहले पी वाले को लिखना होगा और उसके बाद आर वाले को लिखना होगा। तो ये रहा हमारा ये टर्म। और आपको आंसर कैसे देना है, अगर ये 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो हमारा आंसर होगा 1 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर जाके 3 नंबर, फिर 2 नंबर। 1 5 4 3 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो डिक्शनरी के सवाल को हम लोग इस रूप से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमने आपको अभी तक 3 4 चैप्टर के बताया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ सीरीज का। देखिए
सीरीज में देखिए क्या होता है, या मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीरीज। सीरीज में क्या होता है, आपको कुछ एक खास टर्म पे, खास व्यवस्था पे कुछ डिजिट या फिर कुछ नंबर या फिर कुछ अल्फाबेट लिखा रहेगा और अगला टर्म आपको क्या करना रहेगा, खोजना रहेगा। तो आप कैसे इसको प्रयास करेंगे, कैसे आप उसमें अटेम्प्ट लेंगे। सबसे बड़ी बात सीरीज में अटेम्प्ट लेने का रहता है। सीरीज किसी भी मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन अटेम्प्ट लेना सबसे बड़ी बात होती है। तो जैसे देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो अगला टर्म क्या होगा। पहला एग्जांपल है, आप तब तक अपने आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये सबसे पहले 2 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 72 है, ठीक। और अब इसके अगला टर्म क्या होगा। अगला एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये 5 है, 11 है, 23 है, अगला टर्म क्या होगा। तो इस टाइप से आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप एक बात दिमाग में बैठा लें, स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब। आप जैसे ही स्क्वायर याद करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। इस प्रकार से आपको 20 तक याद रहना चाहिए। तो जैसे ही आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये कितना है, 5 का स्क्वायर है। अगला टर्म होगा जो हो ना हो पक्का 6 का ही स्क्वायर है, क्योंकि हर बार 1 बढ़ जा रहा है। हर बार क्या 1 बढ़ जा रहा है। हर बार 1 जब बढ़ जा रहा है तो अगला बार 6 का स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कर रहा है। सेकंड 2 के बाद सीधे 8, 8 के बाद सीधे 72 पे चला जा रहा है। या क्यों चला जा रहा है, हमको इस बात पे गौर करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दे रहा है, 2 से 8 जा रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 कर दे रहा है। 2 का स्क्वायर क्या कर रहा है, प्लस 4 कर दे रहा है। यहाँ 8 पे 72 पे जा रहा है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 कर दे रहा है। ठीक है, 64 और 64 और 8 72। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर रहा है, मतलब ये जो पहले वाला डिजिट है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर रहा है, मतलब ये जो डिजिट है। इसमें 4 जोड़ रहा है, इसमें क्या जोड़ रहा है, इसमें 4 जोड़ रहा है, इसमें 8 जोड़ रहा है। तो अगला बार जो भी टर्म आएगा, ये 72 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर प्लस 4, 8 और क्या जोड़ेगा, 12 जोड़ेगा। तो इस टाइप से जो भी आएगा यहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सीरीज में एक बात का और ध्यान रखा जाता है, ऑप्शंस का। ऑप्शंस आपके सामने, अगर यहाँ पे ऑप्शन कुछ और रहेगा, अगर इस सॉल्व करने के बाद इसके बाद ऑप्शन नहीं आए तो हम कुछ और सोचना प्रयास करेंगे, कुछ और देखने का प्रयास करेंगे। तो ये बात बहुत जरूरी रहती है। अब जैसे देखिए 5, 11, 23 है, तो 5, 11, 23, 5, 11, 23 में 5 गुने 2 प्लस 1, 11 के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। 11 गुने 2 प्लस 1, 23 के पास पहुंच जा रहे हैं। इसमें क्या हो जा रहा है, गुने 2 प्लस 1 के टर्म में लगातार अगला टर्म आते जा रहा है। तो गुने 2 प्लस 1 के टर्म में जब अगला टर्म आते जाए तो 23 प्लस गुने 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 47। और यही क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए सीरीज में एक और पैटर्न क्या चलता है, सीरीज में एक और पैटर्न मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। वो है कि सीरीज सॉल्व करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखना है कि सीरीज में जब डिजिट तेजी गति से बढ़ने लगे, तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाए, तो हमें सोचना होगा कि इसमें मल्टीप्लाई करने का संभावना बढ़ रहा है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वही अगर धीरे धीरे सीरीज बढ़ रहा है तो हमको लगेगा कि न हो इसमें ऐड है या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर कुछ और हो सकता है। लेकिन जब तेजी से सीरीज बढ़ने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पे ऐड वाले पोर्शन पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखिए एक सवाल मैं और आपको यहाँ पे कराने जा रहा हूं, जिसमें है क्या कि 6, 5, ठीक, 6, 5, और उसके बाद क्या है, इसके बाद अगर हम लिख दे 4, ठीक,
6 5 4, लेकिन हमें ऑप्शन पे खास ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर यहाँ पे 3 ना हो, अगर ऑप्शन में 3 ना हो तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर 3 होगा तब तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधा सीधी लगातार घट रहा है तो हम लगातार घटा देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 3 ना हो तो हमें कुछ और सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है। जैसे हमको कुछ और आपको एग्जांपल करा देते हैं जिससे आपका और कुछ माइंड फ्रेश हो जाएगा, कुछ और आपका काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए, आपको मैं एक सवाल यहाँ पे देने जा रहा हूँ, इसमें है क्या? 27, ठीक, 27, उसके बाद है इसका 4, 27 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा और यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा? ये आपको 4 दिया है, आगामी आपको 2 पूछ रहा है। तो इस टाइप के सवाल में क्या हो जाएगा, हमको फिर से देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे 27 है, तो ये एक बार घट जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर हल्का सा बढ़ रहा है। मैं आपको बताया जब तेज गति से बढ़े तो हमें सोचना क्या है? गुना होगा। और ये अगर धीरे धीरे से बढ़े तो हमें सोचना होगा क्या? जोड़ होगा। लेकिन एक बार बढ़ जाए फिर घट जाए, एक बार फिर बढ़ जाए फिर घट जाए, तो हमें ये सोचना होगा कि हो ना हो कहीं या एक टर्म गैप करके नहीं, अगला टर्म से इसका रिलेशन जुड़ रहा है, कहीं बीच में एक टर्म को क्या कर दे रहा है? गैप कर दे रहा है, और फिर रिलेशन अगले टर्म की ओर बढ़ा रहा है। तो हमें देखिए यहाँ पे 27 है, 27 का मतलब ये क्या है? 3 का क्यूब है। यहाँ पे 4 है तो ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे 8 है मतलब ये 2 का क्यूब है। यहाँ पे 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है। अब देखिए, यहाँ 3 का क्यूब है, एक घटा के 2 का क्यूब अगला टर्म लाया है। ये 2 का स्क्वायर है तो एक बढ़ा के इसमें 3 का स्क्वायर लिखा है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ ले जाएंगे, इसको अगर हम लोग यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक घटा के 1 का क्यूब किया जाएगा। तो 3 से 1 घटाया तो 2 लाया, 2 से 1 घटाएगा तो क्या लाएगा? यहाँ पे 1, और 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 2 का 1 जोड़ करके स्क्वायर किया है, 2 में 1 जोड़ करके स्क्वायर किया है, तो इसमें भी 1 जोड़ करके इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 जोड़ करके इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका 16। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग सीरीज के सवाल को सॉल्व करते हैं। सीरीज के सवाल को हम लोग क्या करते हैं? इस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब जैसे देखिए, अब आपके सामने सीरीज भी हो चुका है। अब आपके सामने कुछ और मैं अगर एग्जांपल के रूप में रखूं तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्सेप्चुअल को, जो क्वेश्चन रीजनिंग में कॉन्सेप्ट के बेस पे है, जिसका लगभग 3 से 4 थ्योरी है, उसको मैं यहाँ पे अभी नहीं बता सकता हूँ। उसके लिए आपको अगर मेरा कोर्स ज्वाइन किए होंगे तब तो आपके पास सब मटेरियल उपलब्ध होगा, आप प्रैक्टिस किए होंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर नहीं होगा तब आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो पहले समझना ही पड़ेगा। तो आप उसी टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जिसमें अभी कॉन्सेप्ट का ज्यादा इस्तेमाल ना हो। तो मैंने आपको हमें बताया, जो सीरीज था उसमें कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज नहीं था, उसके बाद जो एनालॉजी टेस्ट था उसमें कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज नहीं था, ब्लड रिलेशन उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट का यूज नहीं है, उसमें बस माइंड का हल्का सा यूज करना है और आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्लासिफिकेशन हो गया, मिसिंग टर्म्स हो गए, मिसिंग टर्म्स में भी आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं, उसको आराम से रख सकते हैं। उसके बाद बाकी जो वेन डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइप के सवाल को आप आसानी से करिए, अगर हो सके तो अभी से ही लगातार प्रैक्टिस उसका करते रहिए। इससे प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप रीजनिंग से जुड़े भी रहेंगे और अगर ऐसा सवाल आ गया तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। एक बात का और सभी बच्चे ख्याल रखेंगे जो चाहे प्रैक्टिस पहले से किए हो या फिर ना किए हो, कि अगर कोई क्वेश्चन आपको फंसा दे, जैसे एग्जामिनर्स क्वेश्चन जो सेट करता है वो कुछ क्वेश्चन ऐसा जरूर डालता है जिसमें बच्चा फंसे और टाइम ले, लेकिन आपको उसी स्मार्टनेस से काम करना है। आपको जो क्वेश्चन फंसाए या फिर 1 मिनट टाइम या 1 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक आपका टाइम ले ले, उसको आप तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाइए। अभी मत सोचिए उसके बारे में, अगर आपके पास बाद में टाइम मिले तब आप उसको अटेम्प्ट करिए। ये ना कि एकदम गोबर की तरह बैठ गए और उसी को लगे सॉल्व करने में कि जब तक सॉल्व ना होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको वहां पे नहीं, आपको वहां पे स्मार्ट रूप से काम करना है। अगर जो हमारे हाथ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ के क्या किए? आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए। फिर से देखते हैं अंतिम में, अगर हमारे
हमारे पास टाइम बचा तो उसे जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि शुरू में ही फंस जाना है, जो शुरू में आ रहा है आप उसे लगातार बनाते जाएं, बिना संकोच के आगे क्या करते जाएं, बढ़ते जाएं, और फिर अंत में जब टाइम मिले जो क्वेश्चन फंसा है उसे जरूर बनाएं, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो मैथ या रीजनिंग ये दोनों में जरूर आपको इस टाइप का एक आध दो क्वेश्चन देगा, जिससे आप खेलते रहे उसके साथ, लगेगा कि आंसर नजदीक आ रहा है। जैसे सीरीज का कोई क्वेश्चन दे दिया, सीरीज में हजारों टाइप हो सकते हैं, बहुत टाइप का सीरीज बनाया जा सकता है। आपको मैंने अपने एक लेक्चर में भी 10 से 12 टाइप का सवाल बनाने का प्रयास किया, 15 तक बताने का प्रयास किया हूं, आप उसे देखें। उसके बाद भी अगर उससे फालतू जा रहा है तब आप उससे आराम से स्केप करके आगे बढ़ जाएं और देखें कि अगला क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं। अंत में आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, ये नहीं कि उसी में लग गए, लगातार जोड़ो घटाओ गुना भाग कर रहे हैं, उसी में आपका 5 मिनट लॉस हो गया, 3 क्वेश्चन का पहले से ही लॉस कर दिए। तो इस बात का रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों में बखूबी इस्तेमाल करें कि आपको जो क्वेश्चन फंसाए उसे तुरंत स्केप करके आगे बढ़ जाएं और देखें कि आगे जो सवाल है कुछ ना कुछ इजी सवाल तो आता ही है और कुछ टेढ़ सवाल ऐसे आता है जो आपको फंसा दे। इस पे आप जरूर ध्यान देंगे। तो रीजनिंग का जो बिना कॉन्सेप्ट का सवाल था मैं आपको यहाँ कराने का प्रयास किया, तो आपको ये समझाने का प्रयास किया कि उसमें कैसे अटेम्प्ट लेते हैं। आपको बस अटेम्प्ट लेना है, स्मार्टर अटेम्प्ट लेना है। स्मार्टर अटेम्प्ट से आप रीजनिंग के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको मैं फिर से बता दूं, हमारा YouTube के खराबी के कारण नोटिफिकेशन वीडियो नहीं जा पा रहा है। तो नोटिफिकेशन वीडियो जो नहीं जा पा रहा है, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके पहले का 4-5 वीडियो जरूर देखें और आपके चैनल स्क्रीन के दाहिनी ओर ऊपर साइड में एक आई बटन है, उस पर भी क्लिक करके आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके सामने 7वां वीडियो के रूप में आ रहा है। आपको हर वीडियो पूरी तरह से याद रखना है, इस बात को एकदम ध्यान रखें। आपको करंट अफेयर से जो शुरू हुआ है सीरीज, अभी तक जो आया है रीजनिंग, सबका ध्यान में रखना है। आगे जो भी आएगा हम आप लोग से लगातार एग्जाम तक जुड़े रहेंगे, आप भी जुड़े रहें, ये भी पढ़ते रहें। बाकी जो अपना बेसिक पढ़े हैं आप उसे ना छोड़ें, उससे भी लगातार रिवीजन करते रहें, जो आप शुरू से बेस बना के पढ़ते आ रहे हैं। इसे तो 1-1.5 घंटा का बस जा रहा है, आप इसे देखते रहें, बाकी आप बेसिक जरूर पढ़ते रहें। जो आप शुरू से अपने कॉपी में किए हैं, आप अपने नोटबुक में जिसे नोट किए हैं, वही आपके लिए सबसे ज्यादा अमृत के रूप में काम करेगा। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।